हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर्स को जो है आप रिवीजन कर रहे हैं ना। तो चलो आज हम डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है इसमें हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो डिटर्मिनेंट का जो गुण है उसका आज लास्ट गुण होगा। उसके बाद सारे गुण ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग फिर क्वेश्चन भी करेंगे उस पर, ठीक है। तो देखिए ज़रा, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है, डिटर्मिनेंट है ना। तो चैप्टर है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। डिटर्मिनेंट्स, चलो एक बार हम इस पर आइडिया देते चलें आपको, है कि नहीं। आइडिया क्या है कि डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, यह डिटर्मिनेंट जो चैप्टर काफ़ी आसान होता है। अगर हम इसके जो कंसेप्ट है उसको बारीकी से अगर हम पढ़ें तो आप डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसको आप एक क्वेश्चन को 20-20 तरीके से बना सकते हो, मतलब ढेर सारे तरीके से आप बना सकते हो। बहुत ही आसान होता है। अब परीक्षा में भी से प्रश्न आता है वो भी आसान ही आता है कि नहीं। तो आप अच्छा, इसमें कंसेप्ट क्या है कि हम आपको डिटर्मिनेंट में पहला भाग पढ़ाए थे, फेज 1 में आपको बताए थे कि 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मान कैसे विस्तार करके ज्ञात करते हैं। और तो आपको आ गया था डिटर्मिनेंट को विस्तार करके मान ज्ञात करना। अब हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट का गुण। तो यदि किसी बच्चे को डिटर्मिनेंट को विस्तार करना आ जाए और डिटर्मिनेंट का गुण यदि आपको अच्छे से अगर याद रहे तो डिटर्मिनेंट के किसी भी प्रश्न को आप चुटकी में बना सकते हो, है कि नहीं। और जितना भी हम लेक्चर 1 से लेके जितना भी आगे जाएगा, अगर आप उतना को नोट कर लिए और नोट करने के बाद अगर आप उसका रिवीजन कर लिए तो आपके बोर्ड में और किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आएंगे वो आपके कॉपी से अंक सहित ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, पूरे वीडियो को जब इसका लाभ उठाना है, जब आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पूरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखो। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखें छोड़ दिए, तो उससे कोई फ़ायदा बिल्कुल ही नहीं होगा। और आप उसको शुरू से अंत तक देखो, ठीक है। हम आपको बार बार कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको कहते हैं आपको भलाई के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है इसमें फेज 1 पढ़ लिए थे, फेज 2 में हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट का गुण, है ना। तो फेज 2 में हम लोग पढ़ रहे थे, बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ेंगे। फेज 2 में हम लोग पढ़ रहे थे सारणिक का गुण। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे सारणिक का गुण, सारणिक का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। तो हम लोग यही पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और आज इसका लास्ट हम लोग करने वाले हैं, लास्ट गुण होने वाला है। तो ज़रा देखो तो कितना नंबर प्रॉपर्टी तक करा दिए थे, शायद प्रॉपर्टी नंबर 11 तक करा दिए थे, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 12, प्रॉपर्टी नंबर कितना? 12। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब ताको यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 12 पे। प्यारे बच्चों, अभी तक जितना भी आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं 1 से लेके 11 तक, उस 11 प्रॉपर्टी में से सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी नंबर 12 है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है, जितना भी आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना। और यह जो 12 नंबर प्रॉपर्टी है, यह जब आप प्रश्न को, डिटर्मिनेंट के प्रश्न को जब बनाओगे तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग 80 से 90% क्वेश्चन को बनाने में होगा। मतलब डिटर्मिनेंट के जो भी हम लोग प्रश्न बनाएंगे उसमें 80 से 90% प्रश्न को बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी नंबर 12 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अर्थात यह हुआ कि प्रॉपर्टी नंबर 12 अभी तक जितना भी हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं वह सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न बनाने वाला प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि इसको एक लंबा समय लेके हम आपको पढ़ाएं, काफ़ी समय लेके पढ़ाएं, और
इसका जो उपयोग करने का तरीका है, इसका उपयोग कब करेंगे इस गुण का, और इस गुण का उपयोग कब नहीं करेंगे, यह बात हम लोग सीखेंगे आज। नहीं तो आप आम तौर पे कहीं डिटर्मिनेंट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे बस 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, जिसके चलते आपसे डिटर्मिनेंट का प्रश्न नहीं बनता, नहीं आंसर मिलता है। ठीक है, तो देखना है यहाँ 80 से 90% प्रश्न बन गया। यानी यह आपको पता चल गया कि यह 12 नंबर प्रॉपर्टी पूरे डिटर्मिनेंट्स को बिल्कुल ही क्या करेगा, आसान करेगा, है ना। उसके बाद ध्यान रखना, अच्छा यह प्रॉपर्टी करता क्या है, अब सीखेंगे यह प्रॉपर्टी क्या करता है, करता क्या है, यह प्रॉपर्टी करता क्या है, और फिर यह प्रॉपर्टी से फायदा क्या है, फायदा क्या है, फायदा क्या है ना। चलो खैर, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को हम लोग लगाएंगे कैसे, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे कैसे, है ना। उसके बाद इस प्रॉपर्टी का कुछ मिस्टेक्स है, सम मिसकंसेप्शंस है, सम मिसकंसेप्शंस, कुछ गलत कंसेप्ट्स जो है आप लोग यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण इस कंसेप्ट से आंसर नहीं मिलता। तो इस कंसेप्ट का कुछ मिसकंसेप्शन है, सम मिसकंसेप्शंस, है ना, कुछ मिसकंसेप्शंस है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या यह प्रॉपर्टी कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, लगाने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो हम यहाँ से सारे पॉइंट्स को डील करने वाले। आपको मैंने बता दिया कि जितना भी आप 11 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, वह 11 प्रॉपर्टी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनाने वाला प्रॉपर्टी यह क्वेश्चन नंबर 12 है। पहली बात, 80 से 90% क्वेश्चंस में इसका उपयोग करेंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद यह प्रॉपर्टी करता क्या है, यह जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है, जो गुण नंबर 12 है, ये करता क्या है, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 12 करता क्या है कि यह किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को चेंज कर देता है बिना डिटर्मिनेंट के मान को बदले। मेरी बात को ध्यान देना, यह प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या करता है, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को चेंज कर देता है बिना डिटर्मिनेंट के मान को बदले। यानी बिना डिटर्मिनेंट के मान के बदले आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं बिना डिटर्मिनेंट के मान को बदले हुए, है कि नहीं। चलो, यानी हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के मनचाहा बदल सकते हैं बिना डिटर्मिनेंट के मान को बदले हुए। ठीक है, अच्छा इससे फायदा क्या होगा, हम रो या कॉलम को बिना डिटर्मिनेंट के मान के बदले हुए अगर चेंज करेंगे तो फायदा क्या होगा। तो आपको हम बताए थे नोट में कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करते समय जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो की संख्या है, उसी के अलोंग हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, आपको पता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी की सहायता से डिटर्मिनेंट के रो में या कॉलम में अधिक से अधिक क्या बना लेंगे, जीरो। इस प्रॉपर्टी की सहायता से क्या करेंगे, अधिक से अधिक किसी रो में या किसी कॉलम में क्या बना लेंगे, जीरो। और जब अधिक से अधिक जीरो बन जाएगा किसी रो में या किसी कॉलम में, तो जिस रो में या जिस कॉलम में जीरो की संख्या अधिक है, उसी के लोग हम डिटर्मिनेंट को क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो उसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओ, यानी यह प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद एक्सपेंशन करना है। हाँ, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके डिटर्मिनेंट का जो टर्म है, जो बड़ा बड़ा टर्म है, उसको हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, और छोटा करने के बाद उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अगर बिना छोटा किए हुए अगर हम उसको एक्सपेंड कर देंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा आ जाएगा और आपसे आंसर नहीं मिलेगा। बात समझ में आया। तो यह गुण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को बिना डिटर्मिनेंट के मान को चेंज किए बगैर हम रो या कॉलम को चेंज कर सकते हैं, यानी जीरो ला सकते हैं। डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो बना सकते हैं। और आप पढ़े ही हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी रो में या किसी कॉलम में जीरो की संख्या सबसे ज्यादा हो, उसी रो या उसी कॉलम के लॉन्ग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को तोड़ लेते हैं। या नहीं तो ऐसा भी करेंगे कि डिटर्मिनेंट का जो रो या कॉलम जो भारी भारी एक्सप्रेशन है, जो बड़ा बड़ा है,
उसको हम उस गुण की सहायता से क्या कर लेंगे, सिंपल बना लेंगे। और सिंपल बनाने के बाद हम उसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे। अगर सिंपल नहीं बनाए, आप उसको एक्सपेंशन कर लिए तो कैलकुलेशन में बहुत बड़ा बड़ा टर्म आएगा और आपसे नहीं टूटेगा और आंसर नहीं आ पाएगा। तो मेरी बात पूरा समझ में आ गया ना। चलो अब सर इसको लगाएंगे कैसे, अब इसको गुण को लगाएंगे कैसे, तो देखो यहाँ गुण क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कहता है, हम अब लिखने वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ से कहता है प्रॉपर्टी नंबर 12 कि डिटर्मिनांट यानी सारणिक, डिटर्मिनांट के किसी पंक्ति यानी रो या कॉलम में किसी संख्या का मतलब क्या, नंबर, किसी नंबर से गुना का मतलब मल्टीप्लाई, तो सारणी के किसी रो या कॉलम में किसी संख्या से गुना करके उसे दूसरे पंक्ति यानी रो या चलो देखो यह रूल 12 क्या कहता है, कहता है कि डिटर्मिनेंट के किसी रो में या किसी कॉलम में किसी संख्या से, देखना यहाँ डिटर्मिनेंट के किसी रो में या कॉलम में किसी संख्या से गुना करके, मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी संख्या से गुना करके उसे दूसरे रो या कॉलम में जोड़ने या घटाने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। बात समझ में आया। कह रहा है कि कोई अगर डिटर्मिनेंट है तो उसके किसी भी रो में हम किसी संख्या से गुना करके और किसी दूसरे रो में जोड़ें तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं, जरा ध्यान देना, यह समझो अच्छे तरीके से। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या कॉलम में आप किसी संख्या से गुना कर दिए, आप चाहते हैं कि जिस रो में हम किसी संख्या से गुना किए हैं उस रो को किसी दूसरे रो में जोड़ें या किसी दूसरे रो में घटाएं, या कॉलम में गुना किए हैं तो कॉलम में किसी दूसरे कॉलम में जोड़ें या किसी दूसरे कॉलम में घटाएं, तो ऐसे करने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रो बदल जाएगा, कॉलम बदल जाएगा, लेकिन सारणिक का मान नहीं बदलेगा। तो इस बात को हम एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं। ठीक है, पूरे एग्जाम्पल में फोकस करना। देखो जैसे डेल्टा बराबर है, ऐसे हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करना है, हम चाहते हैं कि देखो यह रो 1 है, यह रो 2 है, यह रो 3 है। हम चाहते हैं कि यह R2 में यानी रो 2 में K से गुना करके या लेमडा से गुना करके हम R1 में जोड़ें। तो बताओ तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं
कि R2 में किससे गुना करके, लेमडा से गुना करके। तो अभी आप पढ़े हैं किसी रो में किसी संख्या से गुना करके जो रो बचा हुआ है इसमें आप जोड़ सकते हैं या इसमें घटा सकते हैं, या नीचे भी जोड़ सकते हैं नीचे भी घटा सकते हैं। और ऐसे करके हम यदि किसी रो को बदलेंगे या किसी कॉलम को बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि R2 में किससे गुना करें, R2 में लेमडा से गुना करके R1 में जोड़ते हैं। तो बताओ तो जैसे ही तुम R2 में लेमडा से गुना करके R1 में जोड़ेगा तो R1 बदल जाएगा। तो कौन बदल जाएगा, R1। बात समझ में आया। तो जो बदल जाएगा उसको तू यहाँ लिखना। और किसको बदल रहे हैं, जैसे ही हम R2 में K से गुना करके R1 में जोड़ेंगे या R2 में लेमडा से गुना करके R1 में जोड़ेंगे तो R1 तो बदल जाएगा। तो किसको चेंज कर रहा है, R1 को। जो यहाँ लिखा वह यहाँ भी लिखो। बात समझ में आ गया। अब बताओ R1 में किसको जोड़ रहे हैं, R2 में लेमडा से गुना करके। तो लेमडा से गुना कर दिए R2 में और R1 में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करने से यह जो R1 है ये तो बदल जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का जो मान है लेमडा डेल्टा, वह डेल्टा ही रहेगा, डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। तो यह थ्योरी कह रहा था कि किसी रो में या किसी कॉलम में, तो फिलहाल हम रो में क्या किए हैं, लेमडा से गुना किए हैं। और किसी भी रो में किसी संख्या से गुना करके आप दूसरे रो में जो रो बच गया है उसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। या तो इसमें जोड़ सकते हैं या इसमें जोड़ सकते हैं, या तो इसमें घटा सकते हैं या तो इसमें घटा सकते हैं। ऐसे करने से रो तो बदल जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो चलो आपने यहां से क्या किया है, किसको चेंज किया है, R1 को। जिसको चेंज कर रहे हो उसको तो यहां लिखना और फिर जो यहां लिखा उसको फिर यहां उतारना। जो यहां है वही यहां होगा। ध्यान रखना, आपने R2 में किससे गुना करके R1 में जोड़ा है, लेमडा से। अब जो यहां काम जो कर रहे हो इसमें करो। तो बताओ तो क्या होगा, लेमडा बराबर हो जाएगा, बोलो तो क्या करना है, इसमें लेमडा से गुना करके इसमें जोड़ना है। तो इसमें लेमडा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा A2, और इसको इसमें जोड़ो तो ये क्या आ जाएगा, A1 प्लस लेमडा A2। फिर इसमें भी लेमडा से गुना करके इसमें जोड़ना है तो B1 प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा B2। इसमें भी लेमडा से गुना करके जोड़ना है तो C1 प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा C2। आपने किसको चेंज किया है, R1 को। तो R2 और R3 को सेम छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो A2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया, A3 हो गया, B3 हो गया और क्या हो गया, C3। तो यहाँ से हम क्या किए हैं, R2 में लेमडा से गुना करके R1 में जोड़ दिए हैं। अब ऐसा करने से इसका वैल्यू यदि डेल्टा है तो इसका वैल्यू भी डेल्टा रहेगा, है ना। आपने किसका उपयोग करके R1 को चेंज किया, तो R2 का उपयोग करके R1 को क्या किए, आप चेंज कर दिए। ठीक है, कैसे, तो R2 में लेमडा से गुना करके R1 में जोड़ दिए हैं। तो आपने क्या किया है, R1 को बदला है। कैसे बदला है, तो R1 में जोड़ दिया है R2 में लेमडा से गुना करके, है कि नहीं। अब ऐसा करने से जो पहले जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू यह है और अब जो ऐसा कर दिए हैं यह दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा। कैसे, तो आप मानिएगा नहीं। तो हम इसको तोड़कर इतना ला देते हैं तो आपको पता चल जाएगा जब वैल्यू नहीं बदला है। तो पहले क्या करो, आपने यहां तक इसको अच्छे से उतार लो, है कि नहीं। तो यह प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले यहां तक उतारो। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा करने से इसका जो वैल्यू है इसी के बराबर है, बदला नहीं है। ठीक है, क्या बना हो रहा है, चलिए तो बढ़िया से पहले इसको उतार लो, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप उतार लीजिए अच्छे से, पॉज करके उतार लो, है ना। पॉज करके अच्छे से उतार लो। देखिए, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं प्यारे बच्चों कि आप जो ऐसे किए तो इसका जो वैल्यू है वह इसके बराबर है। R1 तो बदल गया लेकिन इसका जो वैल्यू डेल्टा है इसका ये वैल्यू डेल्टा ही होगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। कैसे, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखो, दिख रहा है ना कैमरा मैन का सबको, हाँ। चलिए अब देखिए एक्सप्लेनेशन।
तो हम इसको लेके चलते हैं, इसको दिखा देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू सही में इसके बराबर है, बदला नहीं है। तो चलो यहाँ से लेके चलते हैं, क्या लेमडा बराबर है A1 प्लस लेमडा A2 B1 प्लस लेमडा B2 C1 प्लस लेमडा C2, है ना। A2 B2 C2 A3 B3 और C3। आपको हम बताए थे सम प्रॉपर्टी याद है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में दो टर्म जुटा रहे तो हम डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, दो टर्म में तोड़कर, तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको बताए थे ऐसे कि सर डेल्टा बराबर है, क्या होगा, पहले वाले टर्म को उठाना है, पहले वाले टर्म को उठाना है, पहले वाले टर्म को उठाना है सम प्रॉपर्टी से, तो क्या होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस प्लस, बीच में प्लस है, प्लस फिर चलो यहाँ से क्या लेमडा A1 लेमडा B2 लेमडा B2 और लेमडा C2, नीचा क्या हो गया। चलिए तो अब लिखो यहाँ से, अब सेकेंड वाले को उतार दिए, सेकेंड वाले को उतारो तो क्या हो जाएगा A3, उसके बाद फिर B2 B3, अच्छा फिर क्या हो जाएगा C2 C3। अच्छा चलो ठीक है, हम आपको एक चीज़ बताए थे याद है कि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम के अवयवों के अनुपात यदि बराबर हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0। अब बताओ यह दोनों रो का अनुपात ज्ञात करो ना, A2 कट जाएगा लेमडा, B2 कट जाएगा लेमडा, अनुपात लेमडा आ रहा है, यानी यह वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो 0। तो क्या बचा यहाँ से बताओ जल्दी से, डेल्टा बराबर है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, है कि नहीं। अब बताओ आपने इतना को लेके चला, क्या फिर वही आ गया, देखो ना फिर वही आ गया ना, इसका मतलब इसको जब तोड़ेंगे तो फिर वही आएगा। बात समझ में आया। इसका मतलब यह है कि हम डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में, है ना, किसी संख्या से गुना करके किसी भी दूसरे रो में आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अब आपको डिपेंड करेगा कि जोड़ना किस में है और घटाना किस में है, वह प्रश्न के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। लेकिन थ्योरी से पता चल गया कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी संख्या से गुना करके जो दूसरा रो है या दूसरा कोई कॉलम है उसमें जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट का, देखो ना, इसको तोड़ें तो डिटर्मिनेंट का मान फिर पहले ही जैसे आया बदला, बिल्कुल नहीं बदला। तो ऐसे करने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक्सप्रेशन बदल जाता है, रो बदल जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप क्या किए थे, आप R2 का उपयोग करके किसको बदले थे, R1 को बदले थे। हम चाहते हैं कि R2 और R3 दोनों का उपयोग करके हम किसको बदलें, R1 को बदलें। वैसा भी आप कर सकते हैं। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं, तब आपको फिर कराते हैं, है कि नहीं। तो ये तो बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। देखना, देखो एग्जाम्पल एक और, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ऐसे मान लो कि डेल्टा बराबर है ऐसे A1 B1 C1, दिख रहा है ना सबको, A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3, ऐसा है। हम चाहते हैं कि इस पहले बार आप क्या किए थे, R2 का उपयोग करके, यूज करके आप R1 को बदले थे। इस बार हम R2 और R3 दोनों का उपयोग करके R1 को बदलेंगे। तो हम किसको बदलेंगे, R1 को। जिसको बदलना है उसको यहाँ लिखना है। कौन बदल रहा है, R1। जिसको बदल रहे हैं उसको यहाँ लिखिए, फिर यहाँ भी उसको उतारिए, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में लेमडा से गुना करके R1 में जोड़ रहे हैं, प्लस
R3 में भी दोनों का उपयोग कर रहे हैं। पहले हम R1 को बदलने के लिए सिर्फ R2 का उपयोग किए थे, अब हम R1 को बदलने के लिए R2 और R3 दोनों का उपयोग कर रहे हैं। तो फिर हम इसमें किससे गुना करेंगे? म्यू से। किसमें? R3 में गुना करेंगे किससे? म्यू से। और मैंने क्या किया, R2 और R3 दोनों का उपयोग करके हम किसको चेंज कर रहे हैं? R1 को। तो कैसे चेंज कर रहे हैं? तो R1 में जोड़ रहे हैं, R2 में लेमडा से गुना करके, और R3 में किससे? म्यू से गुना करके सबको R1 में जोड़ रहे हैं। और ऐसा तुम करो तो देखो तो क्या आता है। तो यहाँ से आ गया लेमडा बराबर है, किस में जोड़ना है? तो R2 में लेमडा से गुना करके इसमें जोड़ना है, इसमें म्यू से गुना करके जोड़ना है। तो इसमें तो पहले से R1 में A1 है, इसमें लेमडा से गुना करके इसमें जोड़ो, तब प्लस क्या हो जाएगा? लेमडा A2 है ना। इसमें म्यू से गुना करके जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? म्यू A3। आया बात समझ में? क्लियर है। चलो फिर यहाँ भी तो यह हो जाएगा B1, इसमें लेमडा से गुना करना है तो लेमडा B2 प्लस क्या हो गया? म्यू B3। अच्छा फिर चलो यह क्या हो गया? C1 प्लस लेमडा C2 प्लस म्यू C3। ओके। अच्छा आपने किसको चेंज किया है? R1 को चेंज किया है, तो R2 और R3 को कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको फिर वैसे ही उतार देना है। तो जो करना था हम गुना करके जोड़ दिए, अब R1 को चेंज करना था, R2 और R3 को कुछ नहीं करना था, इसको उतार दो। तो A2 हो गया, B2 हो गया और C2 हो गया। फिर यहाँ से A3 हो गया, B3 हो गया और C3 हो गया। ऐसा करने पर इसका जो मान है लेमडा के डेल्टा के बराबर ही होगा। तो इसका मान डेल्टा है तो इसका मान भी क्या होगा? डेल्टा ही होगा। ऐसा करने से भी आप पढ़े ही हैं कि किसी भी रो में किसी संख्या से गुना करके दूसरे रो में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों रो में, एक नहीं दोनों रो में, आप एक में भी गुना करके दूसरा में जोड़ सकते हैं, दोनों में भी गुना करके जोड़ सकते हैं, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप इसको तोड़ो, अब एक्सप्लेन करते हैं यह क्या इसके बराबर है। तो देखो एक्सप्लेनेशन इसका, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ लीजिए इसको अच्छे से, नहीं तो यह गुण बच्चे पढ़ लेते हैं इसके बावजूद हिसाब नहीं बनता, ठीक है। तो चलो यहाँ से इसको लेके चल रहे हैं, डेल्टा बराबर है ना। तो यह हो जाएगा A1 प्लस लेमडा A2 B1 प्लस म्यू A3 होगा, B1 प्लस लेमडा B2 प्लस म्यू B3 है ना, और C1 प्लस लेमडा C2 और ये क्या हो जाएगा? म्यू C3। अच्छा देखो ना कैसे होगा। फिर देखो यह हो गया A2, यह हो गया B2, यह हो गया C2, यह हो गया A3, यह हो गया B3 और यह हो गया C3। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आपको बताए थे हम कि डिटर्मिनांट के किसी एक रो में या एक कॉलम में दो टर्म जुटा हुआ है तो हम डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट के योगफल के रूप में तोड़ सकते हैं। तीन टर्म जुटा हुआ है तो तीन डिटर्मिनांट के योगफल के रूप में बदल सकते हैं। तो अभी क्या टर्म है? पहला रो में तीन टर्म है, हम इस डिटर्मिनांट को तीन डिटर्मिनांट के योगफल के रूप में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो चलो इसको तोड़ते हैं, है ना। तो आप इसको ऊपर वाला को अच्छे से उतार लो, यहाँ से पॉज करके उतार लो जल्दी से। फिर हम इसको इतना को हम इतना के बराबर दिखा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसी रो में किसी संख्या से गुना करके दूसरे रो में जोड़ने से डिटर्मिनांट के मान में फर्क नहीं पड़ता है, जो इसका मान है वही इसका मान आएगा। ठीक है, चलो देखो अब सम प्रॉपर्टी से आप इसको क्या करो, तोड़ो तो जल्दी से सम प्रॉपर्टी से। तो क्या होगा? डेल्टा बराबर है जी, पहला वाला पहला तो क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अब सेकेंड वाला लेमडा A2 A2 A3 लेमडा B2 B2 B3 लेमडा C2 C2 C3 प्लस म्यू A3 म्यू B3 और म्यू
C3, नीचे में क्या बचा, A2 A3, B2 B3, C2 C3। ओके, आया बात समझ में। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। देखो ना, यह दो रो का अनुपात बराबर होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी देखो तीसरा पहला रो और तीसरा रो का अनुपात बराबर होगा, इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि सर डेल्टा बराबर है, डिटर्मिनेंट का मान फिर तो वही आ गया ना। बात नहीं समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया सबको? यानी किसी भी रो में किसी संख्या से गुना करके दूसरे रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट, देखो ना, इतना का मान फिर तो इतना ही के बराबर आ गया। यानी ऐसे करने से डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है, सिर्फ रो बदल जाएगा, कॉलम बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। तो ये तो हम 2 बार प्रूफ कर दिए, ऐसा करने से नहीं बदला, वैसा करने से भी नहीं बदला। ठीक है, अब चलो हम इस पे फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दूं इसे, पॉज कर लो, इसको उतार लो। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हम क्या किए थे, सिर्फ R2 का उपयोग करके R1 को बदले थे। दूसरा नंबर एग्जाम्पल में क्या किए, R2 और R3 दोनों का उपयोग करके हम R1 को बदले, है कि नहीं। चलो अब देखो यहाँ से अभी आपने क्या देखा। तो अभी आपने यहाँ से देखा, ध्यान दो, यहाँ से सारे बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान दें, है ना। देखो अभी आपने यह सीखा कि सर मैं किसी रो को R1 में R2 से गुना करके जोड़ के R1 को बदल सकते हैं, और नहीं तो घटा के भी बदल सकते हैं। अभी आपने यही पढ़ा ना कि सर किसी रो में किसी संख्या से गुना करके दूसरे जो रो है उसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। आया बात समझ में? अच्छा, आपने अभी अभी यह भी देखा कि सर R1 को हम R2 और R3 दोनों का उपयोग कर रहे थे, तो जिसको बदल रहे हो उसको यहाँ उतारना है। R1 को बदल रहे हैं, यह बताता है कि आप R1 को बदल रहे हैं, जिसको बदल रहे हैं उसको यहाँ उतारना है। यहाँ पे किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को, जो यहाँ लिखे यहाँ उसी को है लिखना। अब इसमें क्या करना है कि R2 में आपने लेमडा से गुना किया था और R3 में म्यू से गुना किया था। आप जोड़ो या घटाओ, ऐसे करने से भी डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। बात समझ में आया? आप सिंपल भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लेमडा से गुना करके ना आप जोड़े हैं, आप सिंपली 2 रो को जोड़ सकते हैं या 3 रो को भी आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, वैल्यू में अंतर नहीं पड़ेगा। तो सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप जो है R1 में R2 को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बिना कोई संख्या गुना किए हुए भी आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट का मान बिल्कुल नहीं बदलता है। तो देखना अभी करके, और उसको जब सम प्रॉपर्टी से तोड़ेंगे तो फिर पहले की तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आप यहाँ लेमडा से या म्यू से गुना करके जोड़े हैं ना, आप सिंपल भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे करके जोड़ने से डिटर्मिनेंट के मान में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ना। या रो ही नहीं, कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप रो को चेंज कर रहे हो तो उसमें रो को ही जोड़ना है, घटाना है, उसमें कॉलम को नहीं जोड़ना है। रो को बदलने के लिए कॉलम को नहीं जोड़ना है। बात समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं कि देखो यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, अगर हमको रो को चेंज करना है तो हम R1 प्लस C2 नहीं बोलेंगे, ऐसे ये गलत हो जाएगा। रो को चेंज करना है तो उसमें रो को ही जोड़ना है या घटाना है। तो आपको R1 को चेंज करना है तो कॉलम 2 को नहीं जोड़ना है, आपको इसमें रो को ही जोड़ना है। बात समझ में आ गया? तो यह गलत हो गया। यानी रो को चेंज करना है तो हम रो को ही जोड़ सकते हैं या रो को ही घटा सकते हैं। रो को चेंज करना है तो सिर्फ रो का ही इस्तेमाल करना है। अगर कॉलम को चेंज करना है तो फिर कॉलम का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, या नहीं कि हम रो को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम का इस्तेमाल के लिए, ऐसा गलत हो जाएगा। तो जैसा रो के लिए होगा ना सारा काम, वैसा ही सिमिलरली फॉर कॉलम के लिए होगा। सिमिलरली फॉर, इसका मतलब समझ में आया?
सिमिलरली फॉर कॉलम्स के लिए होगा। यह बात आपको समझ में आया कि जैसा जैसा आप दो गो रो को मतलब एक रो में किसी संख्या से गुना करके दूसरे रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वैसे भी आप सिमिलरली फॉर कॉलम कहने का मतलब हुआ कि कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। जैसा रो में किए हैं ना, वैसा ऐसा कॉलम में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप C1 को C2 में लेमडा से गुना करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। C1 में जहाँ जहाँ R1 है, जहाँ जहाँ R है वहाँ C कर दो, सब बदल जाएगा कॉलम के लिए, है ना। यदि आपको कॉलम को चेंज करना है तो उसमें रो को जोड़ना घटाना नहीं है, उसमें सिर्फ कॉलम का उपयोग करना है। ठीक है, तो यह बातें तो आपको समझ में आ गया। तो जो जो काम रो के लिए होगा वही वही काम किसके लिए होगा, कॉलम के लिए होगा। ठीक है, तो चलो अब हम इससे क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जब इतना पढ़ लिए तो है कि नहीं, तो चलो इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, यहाँ से देखो तो 1 1 1 2 -3 1 2 -3 है, उसके बाद 1 2 और 3 है, उसके बाद 2 3 और क्या है 6 है। इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। तो पहला जैसे ही हम डिटर्मिनेंट को देखें तो कोई बच्चा चाहेगा कि भाई यह 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, हम इसका पहला रो या दूसरा रो या तीसरा रो या कॉलम के अनुदिश एक्सपेंशन करके इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आप एक्सपेंड करके भी मान ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हमको कैलकुलेशन को आसान करना है। तो अभी हम कहे थे ना, प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या करता है, कैलकुलेशन को आसान कर देता है। मतलब आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जीरो बना सकते हो या टर्म को आसान कर सकते हो, है ना। कैसे, तो किसी रो में किसी को जोड़कर या घटाकर, या किसी कॉलम में किसी कॉलम को जोड़कर या घटाकर। तो देखो, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ जीरो लाना है तो क्या करना पड़ेगा, R1 में से R2 घटा लेंगे, है ना। जैसे ही R1 में से R2 घटा के हम R1 को बदलेंगे तो यहाँ जीरो आ गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। तो रो तो बदल जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा, जो पहले था बाद में भी वही है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जीरो आ गया। और जीरो आने से कैलकुलेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको बनाएंगे मेथड 1 से। बहुत सारे तरीके से इसको बना सकते हैं, तो फिलहाल मेथड 1 से बनाते हैं। देखो, इसका मेथड 1 से डेल्टा बराबर मान लीजिए क्या दिया हुआ है बताओ, 1 2 -3 1 2 3, उसके बाद 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ डबल जीरो बना ले। आप इसको एक्सपेंड करके ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर्टी बताए हैं उसका उपयोग करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो, किस रो को किस में जोड़ने से या घटाने से जीरो आ रहा है। अभी आप पढ़े ही हैं कि रो में किसी संख्या से जोड़कर किसी दूसरे रो में जोड़ें या घटाएं, या सिंपल किसी रो को जोड़े या घटाएं, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं पहले, R1 में R2 को जोड़ो तो फायदा हो रहा है, नहीं सर, ये 2 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, खाली 0 यह हो रहा है। अब देखो तो R1 में से R2 को घटाओ तो ये सेम है, घटाएंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, डबल जीरो आ गया। और जैसे ही 0 आ गया तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो करोगे क्या, आप R1 में किसको बदल रहे हो, R1 को बदल रहे हो। R1 में से क्या करना है, R2 को घटा लेना है। इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग इसमें करो, इतना का प्रयोग करने पर। चलो अब करो तो इतना से, तो क्या ऐसे करने से वैल्यू बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो बताओ क्या करना है, R1 में से R2 को घटाना है। तो R1 में से जो R1 है R2 को घटाओ, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, -3 में से 3 घटेगा तो -6 बचा। तो आपने सिर्फ किसको चेंज किया, R1 को, R2 को और R3 को उतार दो। तो 1 2 3 2 3 6 अब आ गया। अब देखो तो अब डिटर्मिनेंट का मान किस रो या किस कॉलम से ज्ञात करें। तो जिस रो में ज़्यादा जीरो की संख्या है उससे ज्ञात करेंगे। तब पहला रो में जीरो ज़्यादा है तो प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर लो। जीरो से तो करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो हो जाएगा, इससे भी जीरो हो जाएगा, इससे क्या होगा, तब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -6। ये जिस रो में है जिस कॉलम में है वह गया, यह गया, यह गया, क्या बचा 1 2 2 3। देखो तो वैल्यू क्या आया, -6, यहाँ से आ गया 3 -4, 3 में से 4 गया -1, और -1 गुना -6 कितना 6 आ गया। बात समझ में आ गया ना, सबको क्लियर है।
आप ये प्रश्न को और भी तरीके से बना सकते हो। तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप जो रो में जो किए हैं R1 में से R2 घटाए हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कॉलम में से कॉलम जोड़ घटा के बना सकते हैं, जीरो ला सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो जरा कैसे जीरो आएगा। तो सर हम चाहते हैं यहाँ जीरो लाएं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ जीरो आएगा यहाँ, तो R2 में किससे गुना करके C1 में किससे गुना करके घटाएं कि यहाँ जीरो आ जाएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, C1 में 2 से गुना करके C2 में से घटा लो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो। एक्सपेंसर करके भी बनाओगे, इसका आंसर 6 ही आना है। ठीक है, तो आप इतना को पहले अच्छे से उतारो, दूसरा विधि से उसको बनाते हैं। तो जब यह प्रॉपर्टी आप सीख गए हैं तो एक प्रश्न को आप कितना भी तरीके से वैल्यू उसका ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ तो अब हमको क्या लाना है। अभी आप पढ़ लिए हैं, किसी भी रो या कॉलम में किसी संख्या से गुना करके किसी दूसरे रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे करने से मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखो, हम चाहते हैं यहाँ जीरो लाना, तो यहाँ जीरो कैसे आएगा, तो C1 में 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करके C2 में से घटाओ, तो C1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा, और C2 में से घटाएंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, चलो ऐसा करो। तो करेंगे वहाँ से हम लोग ऐसे, देखिए मेथड 2 देखो, मेथड क्या देखो, मेथड 2 देखिए। ठीक है, क्या बताइए, तो यहाँ से डेल्टा बराबर है 1 2 3, 1 2 -3 था ऊपर, 2 3 6। क्या करें बताओ, यहाँ से यहाँ जीरो बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, किस में जीरो बनाना है, C2 को बदलना है। कैसे, तो C2 में से घटाना है C1 में किससे गुना करके, 2 से गुना करके घटाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बराबर जी हाँ, इसमें 2 से गुना करो और इसमें से घटाओ, तो किसको बदल रहा है, C2 को, तो C1 को उतार देना है, C2 को बदलना है। कैसे, तो इसमें 2 से गुना करो, घटाओ, तो 2, यहाँ 2 से गुना करेंगे 2 में से 2 गया कितना, 0, यहाँ भी 2 में से 2 गया कितना आ गया, 0 आ गया, है कि नहीं। इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाना है, यहाँ क्या आ गया, 0। अच्छा, इसमें 2 से गुना करके इसमें से घटाना है, तो 2 क्या हो गया, 4, 3 में से 4 गया, कितना आ गया, -1, ये कितना आ गया, -3 और कितना 6। अब देखो किस रो में या किस कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा है, तो इस कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा है, तो इस पर साइन बैठाओ, तो प्लस माइनस कहे थे ना, अल्टरनेट चलता है, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब चलो दूसरा कॉलम में जीरो की संख्या ज़्यादा है, हम डिटर्मिनेंट का मान दूसरा कॉलम से निकालते हैं। तो दूसरा कॉलम पे क्या साइन बैठा लिए, तो माइनस, तो इसे तोड़ना नहीं है, इससे टूटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। यह जिस रो में है और जिस कॉलम में है गया, तो क्या बचा, 1 -3 और 2 और कितना 6। बताओ यहाँ से क्या आएगा, माइनस प्लस और क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ ये हो गया। अच्छा, यह गया और यह गया, है ना, जिस रो में है जिस कॉलम में यह गया, तो यहाँ बचा क्या, 1 - 3 और यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, 3। अब बताओ यहाँ से क्या आने वाला है, तो इसे गया 3, आई क्या होगा, -3 बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 आ गया। तो आपने क्या देखा, आंसर बदला नहीं ना, बदला, आंसर सेम ही रहा। तो इस प्रकार से जब यह प्रॉपर्टी नंबर 12 पढ़ लीजिएगा, तो एक ही क्वेश्चन को ना आप ढेर तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं, यह तो एक क्वेश्चन कर लिए ना, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या, ताकि आपको उसमें आसान लगे। तो देखो जल्दी से एक क्वेश्चन और, पहले फटाक से इसको उतार लो, हो गया। देखो बच्चों, अब आप इस प्रश्न को बनाओ। तो इस प्रश्न को आप 2 तरीके से मतलब पहला तरीका से आप बना सकते हो ऐसे कि आप इसको एक्सपेंशन कर दो, पहला रो या दूसरा रो या किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश विस्तार करके बना लो, वो तो आपको पता है। लेकिन उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 12 को यूज़ करके पहले देखते हैं कि जीरो उरो बनने वाला है या सिंपल टर्म बनने वाला है, तो बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखो मेथड 1 से। पहला, इसको मैंने डेल्टा माना 42 1 6 28 7 4, उसके बाद 14 3 और कितना 2, ऐसा है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते हैं, देखो तो यहाँ क्या है 6 है और यहाँ कितना है 42, 7 से गुना करेंगे तो ये 42, यह 7 से गुना करेंगे 28, यह 7 से गुना करेंगे तो कितना 14 आ जाएगा। तो क्या करें, कॉलम 3 में 7 से गुना करके कॉलम 1 में से घटा लेते हैं। तो कॉलम 3 में जैसे ही 7 से गुना करेंगे यह 42 28 है 14 हो जाएगा। और कॉलम 1 में से घटाएंगे तो 0 0 0 वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। ऐसा तो करें, तो देखो यहाँ से करना क्या है, किसको बदलना है, कॉलम 1 को। क्या करके, तो कॉलम 1 में से घटाना है कॉलम 3 में किससे गुना करके, 7 से गुना करके, है ना। इतना का प्रयोग करने पर, इतना का प्रयोग करने पर, है ना। अब इतना का प्रयोग करना है, कॉलम 3 में 7 से गुना करके कॉलम 1 में से घटाना है। तो घटाओ, तो किसको चेंज कर रहा है, कॉलम 1 को। जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ से बताओ तो क्या होगा। तो इसमें 7 से गुना करो तो 42 में से इसमें से घटाओ 42 0, इसमें गुना करो 28 में 28 0, 14 में 14 कितना हो गया 0। आपने कॉलम 1 को चेंज किया है तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को उतार देना है, 1 7 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ गया। अब आप पढ़े हैं किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम का सभी अवयव 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। बड़ा सिंपल तरीका है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर इसका कॉलम 3 और कॉलम 1 और कॉलम 3 का अनुपात भी बराबर, देखो ना 7 चौक 42 7 चौक 28 7 दूना 14, ऐसे भी बना सकते हो, है कि नहीं। तो ढेर सा तरीका है। तो अगर कोई बच्चा सिंपल अगर थ्योरी का यूज़ नहीं करता, प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करता, तो आप इसको प्लस माइनस प्लस देते तोड़ते गुना भाग करते बड़ा आ जाता। इससे क्या हो गया, तुरंत आंसर आ गया, है कि नहीं। यही फ़र्क है। तो चलो हमने पढ़ लिया कि यह जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है क्या करता है, क्या फ़ायदा है इससे। तो यह प्रॉपर्टी करता क्या है कि बिना डिटर्मिनेंट के मान को चेंज किए हुए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मनचाहा बदल सकते हैं, है कि नहीं। और इससे फ़ायदा क्या है कि हम मैक्सिमम 0 बना सकते हैं, बड़ा टर्म को छोटा कर सकते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यह रूल क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कहता है किसी भी रो में किसी भी संख्या से गुना करके किसी दूसरे रो में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट के मान में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे रो में किसी संख्या से गुना करके उसमें जोड़कर और घटाकर। ठीक है, चलो अब यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम चलते हैं यह जो आपको प्रॉपर्टी है इसका कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो वह मिस्टेक्स को हम लोग क्या करते हैं अभी दूर करेंगे। क्या क्या बच्चा मिस्टेक करेगा तो उसको हम करने वाले, देखो तो यहाँ से, तो इधर लिखते हैं सम मिस्टेक्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, सो अभी आपको हम बताएंगे क्या। जैसे देखो पहला, अगर हम 3x3 कोटि का सारणिक को बना रहे हैं, 3x3 कोटि से सारणिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें देखो क्या होगा। 3x3 कोटि के सारणिक के लिए, 3x3 कोटि के सारणिक के लिए, है ना। तो पहला देखो यहाँ, पहला मिसकंसेप्शन में क्या है, पहला मिसकंसेप्शन का फर्स्ट, जब हम 3x3 कोटि के सारणिक का जब हम डिटर्मिनेंट को हल करते रहेंगे, उसको जब बनाते रहेंगे हिसाब को, तो आप एक समय में किसी 2 रो को या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एक समय में
सिर्फ और सिर्फ C1 को ही चेंज किए हैं। आप चाहे तो एक समय में इसको दोनों को चेंज कर सकते हैं। मतलब 3x3 कोटि के अगर सारणी का एक्सपेंशन कर रहे हैं और या उसके जो वैल्यू है उसको कोई प्रूफ करना है, या इसको हम बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं, तो यह जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है उसका उपयोग आप कैसे करेंगे? तो आप एक साथ एक समय में 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन वह चेंज करने में आप एक साथ एक साथ 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ गलतियां आप करेंगे जिसके चलते आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो कैसे एक साथ 2 रो को या 2 कॉलम को चेंज करना है और कैसे नहीं चेंज करना है, बच्चे क्या करते हैं, बिना जाने बगैर वह किसी 2 रो को चेंज कर देगा और चेंज करने के बाद आंसर मिलाने के लिए एड़ी चोटी ये कर देगा, उसका आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि ऐसे 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 करना है और कैसे नहीं करना है ये आपको नहीं बताया गया। तो आप डिटरमिनेंट का प्रश्न बनाते हैं और आपको क्या लगता है मेरा आंसर आ ही नहीं रहा है, कभी ऐसे करेंगे तो आएगा, कभी वैसे करेंगे। अभी बताने के बाद ऐसे ही करेंगे तो आएगा, ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा, ये आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो 3x3 कोटि के सारणी को यदि आप हल कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप एक साथ 2 रो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं, है ना? तो वो कैसे? तो देखो यहाँ समझो कैसे चेंज करेंगे। ऐसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, R1 में जोड़ सकते हैं R2 में लैम्डा से गुना करके, है ना? तथा इसी समय आप ऐसा भी कर सकते हैं सर, आप R2 को भी बदल सकते हैं R2 प्लस म्यू R3 करके, ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ से ध्यान दो, मैंने R1 को बदल दिया। कैसे बदल दिया? तो R2 में लेमडा से गुना करके R1 में जोड़ दिए, R1 चेंज हो गया। मैंने R2 को भी चेंज कर दिया, R1 में किससे गुना करके, म्यू से, R3 में म्यू से गुना करके R2 में जोड़ दिया, R2 भी बदल गया। अब इसमें करना क्या है? तो ध्यान रखना, आपने किसको चेंज कर दिया? पहला आपने किसको चेंज कर दिया? R1 को चेंज कर दिया। तो ध्यान रहे, आप पहले जिसको चेंज कर दिए हैं उसका उपयोग बाद में नहीं करना है। आप यहां अगर R1 को चेंज कर दिए हैं तो यहां पर R2 को बदलने में फिर R1 का उपयोग नहीं करना है। बात समझ में आ गया? क्यों नहीं करना है? क्योंकि R1 तो बदल गया ना, और जो बदल गया फिर आप उसके यहाँ उपयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? तो अगर एक ही स्टेप में यदि आपको 2 रो को या 2 कोई कॉलम को बदलना हो तो ध्यान रखना है, जो चेंज कर दिए हैं तो आगे उसको उसी स्टेप में उसका उपयोग नहीं करना है। तो अगर R1 को चेंज कर दिए हैं तो फिर आगे उसी स्टेप में, सेम स्टेप में आपको इस R1 का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यह वाला प्रोसेस क्या है? सही है। बात समझ में आया? तो ऐसा करना है। अब कैसा नहीं करना है से देखो, जैसे कोई बंदा ऐसा करता है, R1 प्लस लेमडा R2, और वह तथा क्या करेगा? वह ऐसा करेगा, R3 को बदल रहा है R3 प्लस म्यू R1। अब देखो यह वाला एक साथ हम क्या कर रहे हैं? 2 रो को चेंज कर रहे हैं, लेकिन 2 रो को चेंज कर रहे हैं। क्या यह वाला स्टेप पॉसिबल है? बताओ, पॉसिबल है? नहीं है। क्या है? आपने इस स्टेप में पहले बार क्या किया? R1 को चेंज कर दिया। मैंने बताया था कि एक ही समय में जब 2 रो को चेंज करेंगे या 2 कॉलम को चेंज करेंगे तो जो चेंज कर दिए हैं उसका उपयोग आगे नहीं करना है। तो आप R3 को चेंज करने में किसका उपयोग कर लिए? R1 का उपयोग कर लिए। जो पीछे चेंज हो गया है उसका आगे उपयोग नहीं करना है, आप यहाँ उपयोग कर लिए हैं। ऐसा ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना या गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, यानी जो एक ही स्टेप में जो पहले चेंज कर लिए हैं उसका उपयोग फिर बाद में नहीं करना है। बात समझ में आया? चलो अब नंबर 3, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टेप में, जैसे मान लो पहला स्टेप है तो पहला स्टेप में उसका उपयोग कर लो, और फिर आगे जब नीचे जब हिसाब बनाएंगे तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक साथ ऐसा नहीं करना है। स्टेप बदल के कर सकते हैं कि चलो पहला स्टेप में यह कर लिए, फिर जो आया उसको नीचे फिर इसको कर लिए, वो होगा, लेकिन एक साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो यहाँ से फिर ध्यान देना। अब फिर ऐसा R1
को हम बदल रहे हैं R2 में लेमडा से गुना करके, ठीक है। तथा हम R2 को बदल रहे हैं R2 प्लस म्यू R3। हम चाहते हैं कि R1 को चेंज कर लिए, R2 को चेंज कर लिए और R3 को भी चेंज कर लेते हैं। तो R3 को चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या, तो R3 तो लिखेंगे जो यहाँ उतारे हैं से यहाँ होगा, अब प्लस लेमडा कोई R1 कर लेगा। R3 को जब चेंज कर रहे हैं तो कौन बच गया, R1 या R2 बच गया। तो हम R3 को R1 में लेमडा से गुना करके जोड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है, चेक कर लेते हैं। देखो आपने R1 को बदला, R2 को बदलने में R1 का उपयोग नहीं किया, ये भी सही है। मैं एक साथ तीनों को चेंज कर रहा हूं, एक साथ तीनों को एक ही स्टेप में तीनों को चेंज कर रहे हैं। बताओ यह वाला संभव है। एक साथ जब बदल रहे हो तो आपको कहे थे कि जो पीछे चेंज कर लिए हैं उसका आगे उपयोग नहीं करना है, यह संभव है नहीं। क्या नहीं संभव है, क्योंकि R3 में जब आप R3 को चेंज करोगे तो या तो R1 का उपयोग करना है या R2 का उपयोग करना है। आप पहले ही R1 R2 को बदल चुके हैं, तो यह वाला स्टेप क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से आपने दो बातें सीखा कि सर यदि हम 3x3 कोटि के सारणिक को अगर हल कर रहे हैं तो यदि एक स्टेप अगर लगाएं, मतलब एक स्टेप में एक ही रो या कॉलम को चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए एक स्टेप में दो रो को या दो कोई कॉलम को चेंज करें तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको आप चेंज कर दिए हैं उसका उपयोग आगे नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात, 3x3 कोटि का सारणिक है तो एक स्टेप में एक बार में आप दो ही रो को चेंज कर सकते हैं, दो ही रो को, 3 रो को संभव नहीं है। 3 रो को संभव काहे नहीं है कि इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने में इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ से आप यह समझ गए 3x3 कोटि का सारणिक है तो एक बार में एक साथ आप दो ही रो या दो ही कॉलम को बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात सीख गए हैं, दो बात। क्या सीख गए कि यदि हम किसी स्टेप में एक साथ दो रो या दो कोई कॉलम को चेंज करें तो ध्यान रहे जो पीछे चेंज किए हैं उसका उपयोग आगे नहीं करना है। और 3x3 कोटि का सारणिक है तो हम एक बार में अधिक से अधिक दो रो को चेंज कर सकते हैं या दो कोई कॉलम को, तीनों रो को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, यह प्रॉपर्टी नंबर 12 लगा के, ठीक है। क्या बात समझ में आ गया सबको, मैं आगे बढ़ूं, चलो देखो अब आगे बढ़िए। अब इसका मिस्टेक नंबर 2 आ गया। चलिए अब मिस्टेक नंबर 2 है तो आपको क्या करना है, यह अलाउड है, यह करना है और यह सब ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो अब दूसरी नंबर बात आ गई कि सर कितना बच्चा ऐसा करता है कि सर R1 प्लस R2 कर लेता है तथा एक ही स्टेप में C2 बराबर है C2 प्लस C3 कर लेता है, ऐसा। तो देखो तो आप एक ही स्टेप में रो को भी चेंज कर लिया और कॉलम को भी चेंज कर लिया, नहीं, यह भी अलाउड नहीं है। आप एक ही स्टेप में कोई दो रो को चेंज कर सकते हैं या कोई दो कॉलम को, एक रो या एक कॉलम को चेंज नहीं कर सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो एक ही स्टेप में आप दो रो को चेंज कर सकते हैं, दो कोई कॉलम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक रो या एक कॉलम को चेंज करना संभव नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो यह बात समझ में आ गया। तीसरा नंबर क्या है, कितना बच्चा ऐसा करता है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि पहले स्टेप में यह लगा लो, सिर्फ यह वाला, और फिर कैलकुलेशन करके जो नीचे आएगा उसमें आप फिर लगा सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम आपको प्रश्न बनाएंगे तो इस सब का हम उपयोग करने वाले, ठीक है, तो बताएंगे ऐसा क्यों नहीं होगा। अब देखो नंबर तीसरा क्या है। तीसरा कहता है कि अगर आपको R1 को चेंज करना है तो R1 प्लस कितना C2 प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था कि रो को चेंज करना है तो उसमें रो को ही जोड़ के या घटाकर, रो को चेंज करना है तो कॉलम को जोड़ना घटाना नहीं है, यह गलत हो जाएगा। यदि कॉलम को चेंज करना है तो इसमें रो को जोड़ना घटाना नहीं, गलत हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना। चलिए अच्छा, दूसरी बात कि R1 को चेंज करना है,
दूसरे रो को गुना करके नहीं। पास समझ में आया? तो R1 को कितना बच्चा ऐसा करता है, R1 में R2 से गुना करके चेंज करेगा? तो नहीं, किसी भी रो को किसी दूसरे रो से गुना करके नहीं बदल सकते हैं, यह अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से गुना करके आप नहीं बदल सकते हैं, या किसी भी रो को किसी दूसरे रो से भाग देकर नहीं बदल सकते हैं, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से भाग देकर नहीं बदल सकते हैं। यह सब स्टेप अलाउड नहीं है ना? तो यह सब ऐसा कौन करना है कौन नहीं करना है पता चल गया। एक ही साथ एक समय में हम रो व कॉलम को एक साथ नहीं चेंज कर सकते, या तो सिर्फ रो को चेंज करेंगे या सिर्फ कॉलम को। दो रो चेंज हो सकता है, दो कॉलम एक साथ चेंज हो सकता है, लेकिन एक रो व एक कॉलम एक साथ चेंज नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को फिर से देखना और फिर से सारे मिसकंसेप्शन को आप इसको समझिए, है ना? तो फिर हम थोड़ा सा आगे 2 नोट है, उस हम नोट को कर लेते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। दिख रहा है सबको? चलिए देखिए, तो इसको उतार लो फटाफट जल्दी से। तो देखा ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ के निकल जाते हैं, उसको पता नहीं रहता कि यह प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना और कैसे नहीं करना है। अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो क्या करेगा, आराम से इस तरह के कंसेप्ट को यूज कर लेगा वह R1 को R2 से या फिर R1 का उपयोग आगे कर लेगा और वह हिसाब बना देगा, उसका आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा। वह क्या करेगा, हाय करता रहेगा, आंसर नहीं मिलेगा। तो कब कैसे लगेगा नहीं लगेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जैसे कर दी वैसा हो गया। तो आगे बढ़े छोटू, चलो अब इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ से, अब लास्ट है, नोट है, अब ख़त्म होने वाला है, सारा गुण ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो, तो कहता है कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को, मतलब डिटर्मिनेंट को किसी रो या कॉलम को यदि k से गुना करके चेंज किया जाए, मतलब जिस रो को आप बदल रहे हैं या जिस कॉलम को बदल रहे हैं उसमें यदि किसी संख्या से गुना करके बदल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में k से क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा, ठीक है? जैसे समझो यहाँ, जैसे मान लो यह डिटर्मिनेंट है, हम R1 को बदल रहे हैं। देखो ना, हम अभी कहें कि जिस रो को या जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसमें यदि किसी संख्या से गुना करना पड़े तो डिटर्मिनेंट में k से भाग करना पड़ेगा। तो आप R1 को चेंज कर रहे हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें किसी संख्या से गुना करके बदला जाए, तो आप किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को, और जिसको चेंज कर रहे हैं उसी में यदि कोई संख्या से गुना करके बदला जाए तो डिटर्मिनेंट में k से भाग दिया जाएगा। वो क्यों दिया जाएगा, सीखो। तो हम R1 में k से गुना करके R1 को बदल रहे हैं, R1 बदल रहा है। मैंने कहा जिसको बदल रहे हैं उसमें यदि कोई संख्या से गुना हो तो डिटर्मिनेंट में उस संख्या से भाग देंगे। तो आपने R1 को बदल रहे हैं R1 में k से गुना करके, तो मैंने R1 में k से गुना करके चेंज कर दिया, और जब चेंज कर दिया तो k से भाग करना पड़ेगा। k से भाग करना क्यों पड़ेगा, तो सोच लो यहाँ देखो, पहले ही वैल्यू इसका डेल्टा था, और जब k से गुना किए हैं तो k के बाहर चला आएगा और फिर k बटा k कट जाएगा, तो k नीचा रहेगा तब ना यहाँ k बाहर आएगा तो कट जाएगा, फिर जो पहले वैल्यू डेल्टा था अभी वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा। तो जैसे ही आप किसी रो में किसी संख्या से, मतलब जिस रो को आप चेंज करते हो उस रो में यदि कोई संख्या गुना करते हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उतना गुना हो जाता है ना? तो बैलेंस करने के लिए उससे क्या करते हैं, k से भाग करते हैं। फिर देखो यहाँ ध्यान दो, जिस रो को या जिस कॉलम को चेंज कर रहे हो उसमें यदि किसी संख्या से गुना किया हुआ है तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, उतना से भाग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, हम चाहते हैं R1 को चेंज करें, कौन चेंज हो रहा है, R1, जो चेंज हो रहा है उसमें यदि कोई संख्या से गुना किया हुआ है तो डिटर्मिनेंट में उस संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो आप किसको चेंज कर रहे हो, R1 को चेंज कर रहे हो, और देखो जिसको चेंज कर रहे हो उसमें गुना होना चाहिए, और जो आगे जिसमें नहीं चेंज कर रहे हैं उसमें कोई गुना हो या भाग में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको चेंज कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में किससे गुना है, 2 से गुना है, तो जिसको चेंज कर रहे हैं उसके बगल में यदि कोई संख्या गुना हो तो डिटर्मिनेंट में उस संख्या से भाग करना पड़ता है। तो बताओ तो कैसे इसको लिखेगा, पहले फटाक से इतना को उतार लो तब हम इसको आगे बताते हैं।
देखिए, चलो तो ऐसा करना है। तो करना क्या है कि R1 को बदलना है, R1 में 2 से गुना करके और 2 से गुना कर लेना है और R2 में 3 से गुना करके इसमें जोड़ना है। तो बताओ तो क्या होगा, फटाफट बोलो तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A1, इसमें 3 से गुना करके जोड़ना है तो प्लस क्या हो जाएगा 3A2। इसमें 2 से गुना करना है 2B1 और 3 से गुना करके जोड़ना है तो प्लस 3B2। ये क्या हो जाएगा 2C1 प्लस 3C1। आप किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को, तो R1 तो बदल गया जैसे कहे थे वैसा, R2 को R3 को उतार दो तो A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये तो हो गया। अब आप R1 को बदले हैं, आप बताए हैं अभी कि जिस रो को आप चेंज कर रहे हो उसमें यदि कोई संख्या से गुना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, एक लास्ट नोट है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट को आप हल कर रहे हो और उसमें यदि आप एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन लगाते हो, इस तरह का ऑपरेशन कि हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा रो या कॉलम को चेंज करते हैं, तो ध्यान रहे एक रो या एक कॉलम बदलना नहीं चाहिए। अभी आप पढ़े थे ना कि 2 रो को बदल दिए थे और तीसरा को बदल रहे थे तो गलती हो रहा था ना। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक साथ 1 से ज़्यादा ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रहे कि कम से कम एक रो या एक कॉलम क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बस लास्ट है, अब ख़त्म हो गया सारा गुण जो है आप फिर से रिवाइज कर लेना। नोट नंबर 2 देखो, कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशन यानी संक्रियाएं लगाते समय ध्यान रहे कम से कम एक रो या कॉलम अनचेंज हो। अनचेंज का मतलब ना बदले। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि आप डिटर्मिनेंट का प्रश्न बना रहे हो और उसमें यदि आप ऑपरेशन लगाकर, ऑपरेशन मीन्स क्या, अभी जो आप ऑपरेशन पढ़े ना कि किसी रो में गुना करके दूसरे में जोड़ना घटाना, यह तरह का ऑपरेशन लगा रहे हो, यदि एक साथ 1 से ज़्यादा लगा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि कम से कम उस डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम को चेंज नहीं करना है, कम से कम एक। ठीक है ना, कम से कम एक को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यदि 3 वाला है, 3 बाई 3 कोटि का डिटर्मिनेंट है तो एक बार में क्या को चेंज कर सकते हैं, कम से कम एक को छोड़ देना है। तो एक बार में 2 को चेंज कर सकते हैं, एक बार में 1 को चेंज कर सकते हैं, 2 चेंज कर सकते हैं, 3 को नहीं चेंज कर सकते। कम से कम एक का मतलब एक, या कम से कम 1 को छोड़ देना है या 2 को छोड़ देना है ना। तो आप एक रो को चेंज कर सकते हैं, 2 रो को एक साथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3 रो को नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बोला गया है कि कम से कम एक रो या एक कॉलम को क्या रखना है, अनचेंज रखना है। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, आपका क्या हो गया, आज मैंने आपको डिटर्मिनेंट का जितना भी गुण था मैंने सबको बता दिया। इससे ज़्यादा गुण नहीं उपयोग होने वाला है कि नहीं। तो आप पूरे गुण को जहाँ से हम आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट का गुण, वहाँ वाला को देखकर और यहाँ तक जितना भी 12 गुण है सबको आप देख लो। और फिर से मैं कहूँगा कि आज तो देखना ही है और कल भी यह जो 12 नंबर प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से देख लेना। और हम क्या करेंगे, कल से प्रश्न कराएंगे। अगर 12 नंबर गुण आपको अच्छे से आता है तो आपको एक क्वेश्चन को आप ढेर सा तरीके से बना सकते हो। तो देखना मैं एक एक क्वेश्चन को 20-20 तरीके से बनाऊंगा, है कि नहीं, और आप भी बनाओगे साथ में। ठीक है, लेकिन यह 12 नंबर प्रॉपर्टी ध्यान में होना चाहिए। 80% 90% इसी से बनेगा। ठीक है, तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।